हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर। आज हम NIOS 12th स्टैंडर्ड के पर्यावरण विज्ञान यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इसका नाम है पृथ्वी का उद्भव और पर्यावरण का विकास। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इसमें नहीं डिस्कस किए गए हैं, वो दूसरे वीडियो में, इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगी उसमें डिस्कस करूंगी। तो अगर आपको वो देखना है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। इसमें हम लोग पृथ्वी का उद्भव और पर्यावरण का विकास के बारे में जानेंगे। तो हम सबके मन में कभी ना कभी ये सवाल आता है कि जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं ये कितनी पुरानी है, कैसे बनी होगी, यहाँ पर सबसे पहले कौन रहने आया होगा। ये सूरज, चांद, सितारे, ये सब जो हमें रात में दिखते हैं ना आसमान में, और दिन में भी जैसे सूरज दिखता है, तो ये सब एक साथ बने हैं या अलग अलग समय पे बने हैं, ये सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। और इन सवालों का जवाब अलग अलग वैज्ञानिकों ने ढूंढा और उन्होंने इसके बारे में अलग अलग कहानियाँ बताई कि शायद ऐसा हुआ होगा, शायद वैसा हुआ होगा। पर एक सिद्धांत ऐसा है जिसको सबसे ज़्यादा मान्यता मिली है और आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस सिद्धांत का नाम है बिग बैंग का सिद्धांत, या फिर हम इसे इंग्लिश में बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि 15 से 20 खरब साल पहले, मतलब बहुत ज़्यादा साल पहले, कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। फिर अचानक क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा सा विस्फोट हुआ, धमाका हुआ, और उस धमाके में जो तापमान था वो बढ़ करके, इतनी गर्मी हुई उस धमाके से कि तापमान बढ़ करके 100 खरब डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। और उस धमाके में बहुत सारी धूल, मिट्टी और गैस निकली। धीरे धीरे ये गैस, जैसा कि आप पहली फोटो में देख रहे हो, ये जैसे गेंद के आकार होता है ना, वैसे गोल गोल घूमने लगी आपस में। और इससे जो इस गेंद का जो बीच वाला हिस्सा था वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, इतनी तेज़ी से वो घूम रहा था कि जो बीच वाला हिस्सा है वो थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया अपने आसपास के अगल बगल के हिस्सों के मुकाबले। फिर आप दूसरी फोटो में देखो कि जो बीच वाला हिस्सा है वो इतना ज़्यादा गर्म होते जा रहा है कि वो किनारे वाली परतों से अलग हो रहा है। और तीसरी स्टेज में तीसरी फोटो में आकर आप देखोगे कि जो बीच वाला हिस्सा है वो बहुत गर्म हो गया और सूरज बन गया, इतनी ज़्यादा उसमें गर्मी पैदा हुई कि वो सूरज के समान गर्म हो गया। और जो किनारे किनारे की जो जगह थी, जो धूल मिट्टी के बड़े बड़े गोले रह गए थे, वो उससे टूट टूट कर अलग हो गए। अब बीच में तो हमारा सूरज बन गया, और जो किनारे किनारे के जो आठ आठ गोले बने बड़े बड़े, वो अलग तो हो गए, पर फिर भी वो बहुत दूर नहीं जा पाए उस सूरज से, तो वो उसी के चारों ओर गोल गोल चक्कर लगाने लगे। अब ये जो परिवार बना हमारा, जिसमें बीच में एक सूरज है और किनारे किनारे उसके 8 गोले चक्कर लगा रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे परिवार को हम लोग सौरमंडल बोलते हैं। तो हमने सौरमंडल के बारे में भी यहाँ पर समझ लिया कि सौरमंडल में क्या क्या है। मुख्यतः मेनली सौरमंडल में एक सूरज और 8 ग्रह हैं, जिसको 8 जो बड़े गोले हैं उनको हमने ग्रह बोला या फिर प्लैनेट बोला। इसके अलावा कुछ दो चार चीज़ें और हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे। पहले हम सौरमंडल के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। तो आप देखो यहाँ पर बीच में क्या है, सूरज है पीले रंग का, उसके चारों ओर गोल गोल रास्ते बने हुए हैं। इन रास्तों को हम लोग ग्रह पथ या फिर कक्षा भी कहते हैं। तो ये जो गोल गोल गोले हैं, ग्रह है, ये इन्हीं अपनी निर्धारित कक्षा में ही घूमते हैं। उनका एक रास्ता फिक्स है। जैसे हम लोग पार्क में जब दौड़ने जाते हैं तो वो गोल गोल किनारे किनारे जो पट्टी होती है ना, उसी पर हम लोग दौड़ते हैं, ज़्यादातर लोग उसी पे दौड़ते हैं। तो वैसे ही हर गोले का अपना एक रास्ता है, वो उसी पे चलता है, कभी भी वो अपना रास्ता छोड़कर दूसरे वाले ग्रह के रास्ते पे नहीं जाता। तो इन रास्तों को हम लोग ग्रह पथ या कक्षा भी बोलते हैं। हमारी पृथ्वी भी इन्हीं गोलों में से एक है और वो अपनी कक्षा में सूरज के चारों ओर परिक्रमण करती रहती है। परिक्रमण मतलब जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं अगर, तो उसके चारों ओर घूमते हैं, वैसे ही जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, और ये सारे ग्रह भी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके बाद अक्ष हमें समझना है। तो सौरमंडल हमने देख लिया कि बीच में सूरज, चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं। उसके बाद अब हम समझेंगे कि अक्ष किसे कहते हैं। तो हमने पृथ्वी देखी, आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो, यहाँ पर पृथ्वी है और और
पृथ्वी पे दो रेखाएं आपको दिख रही होंगी। तो पृथ्वी जो है वो अपनी ही जगह पर गोल गोल घूमती रहती है। जैसे लट्टू होता है ना, लट्टू अपनी जगह पर गोल गोल घूमता है, वैसे ही पृथ्वी अपनी जगह पर भी गोल गोल घूमती है, और इस प्रक्रिया को हम लोग घूर्ण की प्रक्रिया कहते हैं। तो वो अपनी जगह पर तो गोल गोल घूमती है, लेकिन वो थोड़ी सी झुकी हुई है। अपना जो उसका रास्ता है जिस पे वो परिक्रमण करती है, परिक्रमा लगाती है, उस रास्ते पर वो थोड़ी सी झुकी हुई है। इसको समझते हैं ऐसे कि आप समझ लो एक संतरा है जो कि हमारी पृथ्वी के समान गोल है। उस संतरे को आप बीचों बीच से नहीं, पर थोड़ी किनारे से उसमें एक सुई डालिए इस जगह से, और तिरछी सुई को दूसरी सिरे से बाहर निकाल दीजिए ऐसे। तो ये जो सुई है इसी के चारों ओर सुई को अपना पकड़ लीजिए हाथ में, और संतरे को उसी पे गोल गोल घुमाइए। तो संतरा जैसे घूमेगा वैसे ही हमारी पृथ्वी जो है वो इस लाल लाइन, इस अक्ष पे चारों ओर गोल गोल घूमती रहती है। तो इस लाल लाइन को हमने बोला अक्ष। अक्ष, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अक्ष तो समझ लिया हम लोगों ने। अब हम इसके बाद अक्ष ये है, इसके बाद अब हम समझेंगे कि इस अक्ष पे गोल गोल जो पृथ्वी घूमती है उससे होता क्या है। उससे होता है दिन और रात। हम सबको पता है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है, मतलब सूरज की किरणें तो पृथ्वी पर पड़ रही हैं, लेकिन पृथ्वी गोल है। तो जिस तरफ सूरज की रोशनी पड़ती है उस तरफ तो आप देखो पूरा पीला पीला है, मतलब दिन है। लेकिन जो पीछे का हिस्सा है जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही, वहाँ पर क्या है, रात है। फिर क्या होगा, इस लाल वाली जो अक्ष है इस पे जब वो घूमते 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 जो पीछे अंधेरे वाला हिस्सा है वो जब आगे की तरफ आएगा तो उस पे सूरज की रोशनी पड़ेगी, तो वहाँ पर उजाला हो जाएगा, दिन हो जाएगा। और अभी जहाँ पर दिन है वो पीछे की तरफ चला जाएगा और वहाँ पर रात हो जाएगी। तो इसी तरीके से 24 घंटे में हमारे वहाँ कुछ समय के लिए उजाला रहता है और कुछ समय के लिए अंधेरा रहता है। 24 घंटे क्यों बोला, क्योंकि पृथ्वी अपने इस लाल लाइन के चारों ओर 24 घंटे में एक चक्कर अपना पूरा कर लेती है। मतलब कि हर पृथ्वी के हर एक कोने में कभी ना कभी दिन और कभी ना कभी रात हो जाती है इन 24 घंटों में। अब ये तो 24 घंटों में दिन और रात हो रहा है, पर आप देख रहे हो कि पृथ्वी जिस तिरछी लाइन पर अक्ष पर घूम रही है वो लाइन, और इसके अलावा एक और लाइन है, ये लाइन, ये जो गुलाबी रंग से है, इस लाइन को, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं प्रदीप्ति वृत्त, या इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये प्रदीप्ति वृत्त जो है ये एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक वो रेखा है जिसकी आप एक तरफ जाओगे तो रात और एक तरफ जाओगे तो दिन हो जाएगा। इसीलिए इस रेखा का हमने अलग से नाम दिया, क्योंकि इस रेखा का अपना अलग महत्व है। ये महत्व है कि रात और दिन को बराबर बराबर बंटवारा कर देती है कि ज़मीन के किस हिस्से में रात और किस हिस्से में दिन हो रहा है पृथ्वी पर। ये जो गुलाबी लाइन है जिसको हम लोग प्रदीप्ति वृत्त या फिर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं, और ये जो लाल लाइन है जिसको हम लोग अक्ष या फिर इंग्लिश में एक्सिस बोलते हैं, ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों अलग है। मतलब पृथ्वी चक्कर, इस पृथ्वी जो घूर्ण है, गोल गोल लट्टू की तरह चक्कर है, वो तो इस लाल लाइन के चारों ओर लगाती है, लेकिन दिन और रात का बंटवारा ये गुलाबी लाइन करती है। ये समझने के लिए था। इसमें अगर आप बस इतना याद रखोगे कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है और इसी वजह से दिन और रात होता है, इतना हमारे लिए अभी काफ़ी है। ठीक है। अब हम आगे चलेंगे और भी पृथ्वी के परिक्रमा के बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले हमारा एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, और वो है दिशा सूचक यानी कि डायरेक्शन मैप। अगर हमें कोई नक्शा दिया हो और बोला जाए कि उत्तर दिशा किधर है, तो उत्तर दिशा जो है वो सबसे ऊपर होती है जहाँ पर नॉर्थ लिखा हुआ है, इस जगह पर।
ये हमारी उत्तर दिशा है, इंग्लिश में हम लोग इसे नॉर्थ बोलते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण दिशा किधर है, तो दक्षिण दिशा यहाँ नीचे की तरफ है, जिसको हम लोग साउथ भी बोलते हैं। फिर अगर हम अपनी बाईं तरफ देखेंगे तो हमें पश्चिम यानी कि वेस्ट दिशा दिखेगी। अगर हम अपनी दाईं तरफ देखेंगे तो हमें पूरब यानी कि ईस्ट दिशा दिखेगी। ये हमारी समझ के लिए बहुत ज़रूरी है और इतनी हमें दिशाओं की समझ इतनी होनी चाहिए अगर हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद कुछ 4 और दिशाएं भी होती हैं। जो दिशा उत्तर और पूरब के बीच में आती है, यानी कि इधर आप देख रहे हो, इधर नॉर्थ है और इधर ईस्ट है, इसके बीच में जो जगह आती है उसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर। जो दिशा साउथ और ईस्ट के बीच में आती है उसको हम लोग कहते हैं साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। जो दिशा साउथ और वेस्ट के बीच में आती है उसे हम लोग साउथ वेस्ट बोलते हैं यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा। और जो दिशा नॉर्थ वेस्ट में है यानी कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, उसको हम लोग पश्चिमोत्तर बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर आप बीच में खड़े हो इस जगह पर और आपसे बोला जाए कि आपको अपनी पूर्व दिशा में 10 कदम चलने हैं, तो आप कैसे चलोगे? आप यहाँ से ऐसे चलना शुरू करोगे, ठीक है। तो दिशा का समझ अगर हमें हो तो हम लोगों को मैप पढ़ के कोई भी रास्ता ढूंढना और पृथ्वी में अलग अलग देश किधर हैं ये समझने में आसानी होती है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने अगले चैप्टर, अगले स्लाइड को पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे मौसमों के बारे में। अभी तक हमने देखा कि पृथ्वी अगर लट्टू की तरीके से अपनी ही जगह पर घूमती रहती है तो उसकी वजह से दिन और रात होता है। जिस तरफ रोशनी पड़ी सूरज की उस तरफ दिन, और जिस तरफ नहीं पड़ पाई उस तरफ रात। तो ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन हमें ये भी पता है कि पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों ओर परिक्रमा लगाती है। तो अब ये चारों ओर जब परिक्रमा लगा रही है तो कैसे मौसम बदलता है ये समझते हैं। देखिए बीच में है सूरज। अब पृथ्वी अगर इस जगह पर है, सबसे पहले 1 नंबर वाली जगह पर है, तो सपोज यहाँ पर जून 21 तारीख को इस पोजीशन पे है। इस पोजीशन को जब पृथ्वी इस जगह पर यानी कि बाईं दिशा में, हमने क्या पढ़ा था, इधर कौन सी दिशा होती है? पश्चिम यानी कि वेस्ट। जब वो वेस्ट में है सूरज के, तो इस पोजीशन को हम लोग हिंदी में नाम देते हैं उत्तर अयनांत। ये लगभग 21 जून को आती है, 21 या 22 जून को आती है। इस दिशा में आप देखो कि सूरज की रोशनी जिस तरफ पड़ रही है उस तरफ उजाला है और पीछे की तरफ अंधेरा है। इस समय हमको जो है, जो उत्तर दिशा में जो भी देश हैं पृथ्वी में, उनको गर्मी का मौसम उनके वहाँ चल रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पर समर लिखा हुआ है, मतलब ये गर्मी का मौसम चल रहा है उन लोगों के लिए जो उत्तर दिशा में रहते हैं। उसके बाद जब पृथ्वी धीमे धीमे गोल चक्कर लगाते हुए इस तरफ से इस 2 नंबर वाली जगह पर पहुंच रही है, तब यहाँ पर जो पोजीशन है इसको हम लोग बोलते हैं विषुव पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये 22 या 23 सितंबर तक हम लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ से जब हम लोग और आगे बढ़ते हैं ये 3 नंबर पोजीशन पे, तो हमें ऑटम महीना आता है हमारा, यानी जिसको हम लोग हिंदी में शरद ऋतु या फिर पतझड़ बोलते हैं। ये हम लोगों को 2 स्थान से 3 स्थान पहुंचने में बीच में पतझड़ के मौसम का अनुभव होता है। उसके बाद ये जो तीसरी पोजीशन है इसको हम लोगों ने नाम दिया हुआ है दक्षिण अयनात। इस समय क्या होता है कि जो भी हम लोग जो पृथ्वी की उत्तर दिशा में, नॉर्थ दिशा में रह रहे हैं जो भी देश, उनको ठंडक का अनुभव होता है, उनके वहाँ ठंडक का मौसम चलने लगता है। आप देख सकते हो यहाँ पर विंटर लिखा हुआ है, तो हमें इस वक्त सर्दी का मौसम महसूस हो रहा है। और इस वक्त तारीख भी आप देखिए दिसंबर 21-22 हो रही है, तो लगभग दिसंबर 21-22 को पृथ्वी जो है वो सूरज की इस दिशा में, जिसको हम लोग ईस्ट दिशा कहते हैं, पूरब दिशा कहते हैं, वहाँ पर होती है। वहाँ से जब पृथ्वी फिर चलना शुरू करती है और ये चौथे स्थान पर पहुँचती है, तब भी हम लोग उस स्थान को भी विषुव बोलते हैं और उस वक्त हमें वसंत ऋतु का अनुभव होना शुरू हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्प्रिंग लिखा हुआ है, मतलब कि इस वक्त हमें वसंत ऋतु
महसूस होती है। वसंत ऋतु के बाद वापस से हमें फिर कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद फिर से गर्मी आ जाएगी। गर्मी के बाद फिर से वापस जब हम लोग 2 नंबर पे आएंगे तो फिर से हम लोगों को पतझड़ हो जाएगा और फिर धीरे धीरे फिर ठंडी, फिर गर्मी, ऐसे चलता रहेगा। हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर। आज हम NIOS 12th स्टैंडर्ड के पर्यावरण विज्ञान यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इसका नाम है पृथ्वी का उद्भव और पर्यावरण का विकास। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इसमें नहीं डिस्कस किए गए हैं, वो दूसरे वीडियो में, इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगी उसमें डिस्कस करूंगी। तो अगर आपको वो देखना है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। इसमें हम लोग पृथ्वी का उद्भव और पर्यावरण का विकास के बारे में जानेंगे। तो हम सबके मन में कभी ना कभी ये सवाल आता है कि जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं ये कितनी पुरानी है, कैसे बनी होगी, यहाँ पर सबसे पहले कौन रहने आया होगा, ये सूरज, चांद, सितारे, ये सब जो हमें रात में दिखते हैं ना आसमान में, और दिन में भी जैसे सूरज दिखता है, तो ये सब एक साथ बने हैं या अलग अलग समय पे बने हैं, ये सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। और इन सवालों का जवाब अलग अलग वैज्ञानिकों ने ढूंढा और उन्होंने इसके बारे में अलग अलग कहानियाँ बताई कि शायद ऐसा हुआ होगा, शायद वैसा हुआ होगा। पर एक सिद्धांत ऐसा है जिसको सबसे ज़्यादा मान्यता मिली है और आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस सिद्धांत का नाम है बिग बैंग का सिद्धांत, या फिर हम इसे इंग्लिश में बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि 15 से 20 खरब साल पहले, मतलब बहुत ज़्यादा साल पहले, कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। फिर अचानक क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा सा विस्फोट हुआ, धमाका हुआ, और उस धमाके में जो तापमान था वो बढ़ करके, इतनी गर्मी हुई उस धमाके से कि तापमान बढ़ करके 100 खरब डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। और उस धमाके में बहुत सारी धूल, मिट्टी और गैस निकली। धीरे धीरे ये गैस, जैसा कि आप पहली फोटो में देख रहे हो, ये जैसे गेंद के आकार होता है ना, वैसे गोल गोल घूमने लगी आपस में। और इससे जो इस गेंद का जो बीच वाला हिस्सा था वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, इतनी तेज़ी से वो घूम रहा था कि जो बीच वाला हिस्सा है वो थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया अपने आसपास के अगल बगल के हिस्सों के मुकाबले। फिर आप दूसरी फोटो में देखो कि जो बीच वाला हिस्सा है वो इतना ज़्यादा गर्म होते जा रहा है कि वो किनारे वाली परतों से अलग हो रहा है। और तीसरी स्टेज में तीसरी फोटो में आकर आप देखोगे कि जो बीच वाला हिस्सा है वो बहुत गर्म हो गया और सूरज बन गया, इतनी ज़्यादा उसमें गर्मी पैदा हुई कि वो सूरज के समान गर्म हो गया। और जो किनारे किनारे की जो जगह थी, जो धूल मिट्टी के बड़े बड़े गोले रह गए थे, वो उससे टूट टूट कर अलग हो गए। अब बीच में तो हमारा सूरज बन गया, और जो किनारे किनारे के जो आठ आठ गोले बने बड़े बड़े, वो अलग तो हो गए, पर फिर भी वो बहुत दूर नहीं जा पाए उस सूरज से, तो वो उसी के चारों ओर गोल गोल चक्कर लगाने लगे। अब ये जो परिवार बना हमारा, जिसमें बीच में एक सूरज है और किनारे किनारे उसके 8 गोले चक्कर लगा रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे परिवार को हम लोग सौरमंडल बोलते हैं। तो हमने सौरमंडल के बारे में भी यहाँ पर समझ लिया कि सौरमंडल में क्या क्या है। मुख्यतः मेनली सौरमंडल में एक सूरज और 8 ग्रह हैं, जिसको 8 जो बड़े गोले हैं उनको हमने ग्रह बोला या फिर प्लैनेट बोला। इसके अलावा कुछ 2-4 चीज़ें और हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे। पहले हम सौरमंडल के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। तो आप देखो यहाँ पर बीच में क्या है, सूरज है पीले रंग का, उसके चारों ओर गोल गोल रास्ते बने हुए हैं। इन रास्तों को हम लोग ग्रह पथ या फिर कक्षा भी कहते हैं। तो ये जो गोल गोल गोले हैं, ग्रह है, ये इन्हीं अपनी निर्धारित कक्षा में ही घूमते हैं। उनका एक रास्ता फिक्स है। जैसे हम लोग पार्क में जब दौड़ने जाते हैं तो वो गोल गोल किनारे किनारे जो पट्टी होती है ना, उसी पर हम लोग दौड़ते हैं, ज़्यादातर लोग उसी पे दौड़ते हैं। तो वैसे ही हर गोले का अपना एक रास्ता है, वो उसी पे चलता है, कभी भी वो अपना रास्ता छोड़कर दूसरे वाले ग्रह के रास्ते पे नहीं जाता। तो इन रास्तों को हम लोग ग्रह पथ या कक्षा भी बोलते हैं। हमारी पृथ्वी भी इन्हीं गोलों में से एक है और वो अपनी कक्षा में सूरज के चारों ओर परिक्रमण करती रहती है।
परिक्रमण मतलब जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं अगर, तो उसके चारों ओर घूमते हैं, वैसे ही जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, और ये सारे ग्रह भी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके बाद अक्ष हमें समझना है। तो सौरमंडल हमने देख लिया कि बीच में सूरज, चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं। उसके बाद अब हम समझेंगे कि अक्ष किसे कहते हैं। तो हमने पृथ्वी देखी, आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो, यहाँ पर पृथ्वी है, और और पृथ्वी पे दो रेखाएं आपको दिख रही होंगी। तो पृथ्वी जो है वो अपनी ही जगह पर गोल गोल घूमती रहती है। जैसे लट्टू होता है ना, लट्टू अपनी जगह पर गोल गोल घूमता है, वैसे ही पृथ्वी अपनी जगह पर भी गोल गोल घूमती है, और इस प्रक्रिया को हम लोग घूर्ण की प्रक्रिया कहते हैं। तो वो अपनी जगह पर तो गोल गोल घूमती है, लेकिन वो थोड़ी सी झुकी हुई है। अपना जो उसका रास्ता है जिस पे वो परिक्रमण करती है, परिक्रमा लगाती है, उस रास्ते पर वो थोड़ी सी झुकी हुई है। इसको समझते हैं ऐसे कि आप समझ लो एक संतरा है जो कि हमारी पृथ्वी के समान गोल है। उस संतरे को आप बीचों बीच से नहीं, पर थोड़ी किनारे से उसमें एक सुई डालिए इस जगह से, और तिरछी सुई को दूसरी सिरे से बाहर निकाल दीजिए ऐसे। तो ये जो सुई है इसी के चारों ओर सुई को अपना पकड़ लीजिए हाथ में, और संतरे को उसी पे गोल गोल घुमाइए। तो संतरा जैसे घूमेगा वैसे ही हमारी पृथ्वी जो है वो इस लाल लाइन, इस अक्ष पे चारों ओर गोल गोल घूमती रहती है। तो इस लाल लाइन को हमने बोला अक्ष। अक्ष, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अक्ष तो समझ लिया हम लोगों ने। अब हम इसके बाद अक्ष ये है। इसके बाद अब हम समझेंगे कि इस अक्ष पे गोल गोल जो पृथ्वी घूमती है उससे होता क्या है। उससे होता है दिन और रात। हम सबको पता है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है, मतलब सूरज की किरणें तो पृथ्वी पर पड़ रही हैं, लेकिन पृथ्वी गोल है। तो जिस तरफ सूरज की रोशनी पड़ती है उस तरफ तो आप देखो पूरा पीला पीला है, मतलब दिन है। लेकिन जो पीछे का हिस्सा है जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही, वहाँ पर क्या है, रात है। फिर क्या होगा, इस लाल वाली जो अक्ष है इस पे जब वो घूमते 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 जो पीछे अंधेरे वाला हिस्सा है वो जब आगे की तरफ आएगा तो उस पे सूरज की रोशनी पड़ेगी, तो वहाँ पर उजाला हो जाएगा, दिन हो जाएगा। और अभी जहाँ पर दिन है वो पीछे की तरफ चला जाएगा और वहाँ पर रात हो जाएगी। तो इसी तरीके से 24 घंटे में हमारे वहाँ कुछ समय के लिए उजाला रहता है और कुछ समय के लिए अंधेरा रहता है। 24 घंटे क्यों बोला, क्योंकि पृथ्वी अपने इस लाल लाइन के चारों ओर 24 घंटे में एक चक्कर अपना पूरा कर लेती है। मतलब कि हर पृथ्वी के हर एक कोने में कभी ना कभी दिन और कभी ना कभी रात हो जाती है इन 24 घंटों में। अब ये तो 24 घंटों में दिन और रात हो रहा है, पर आप देख रहे हो कि पृथ्वी जिस तिरछी लाइन पर अक्ष पर घूम रही है वो लाइन, और इसके अलावा एक और लाइन है, ये लाइन, ये जो गुलाबी रंग से है, इस लाइन को, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं प्रदीप्ति वृत्त, या इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये प्रदीप्ति वृत्त जो है ये एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक वो रेखा है जिसकी आप एक तरफ जाओगे तो रात और एक तरफ जाओगे तो दिन हो जाएगा। इसीलिए इस रेखा का हमने अलग से नाम दिया, क्योंकि इस रेखा का अपना अलग महत्व है। ये महत्व है कि रात और दिन को बराबर बराबर बंटवारा कर देती है कि ज़मीन के किस हिस्से में रात और किस हिस्से में दिन हो रहा है पृथ्वी पर। ये जो गुलाबी लाइन है जिसको हम लोग प्रदीप्ति वृत्त या फिर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं, और ये जो लाल लाइन है जिसको हम लोग अक्ष या फिर इंग्लिश में एक्सिस बोलते हैं, ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों अलग है। मतलब पृथ्वी चक्कर, इस पृथ्वी जो घूर्ण है, गोल गोल लट्टू की तरह चक्कर है, वो तो इस लाल लाइन के चारों ओर लगाती है, लेकिन दिन और रात का बंटवारा ये गुलाबी लाइन करती है। ये समझने के लिए था। इसमें अगर आप बस इतना याद रखोगे कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है और इसी वजह से दिन और रात होता है, इतना हमारे लिए अभी काफ़ी है। ठीक है।
अब हम आगे चलेंगे और भी पृथ्वी के परिक्रमा के बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले हमारा एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है और वो है दिशा सूचक यानी कि डायरेक्शन मैप। अगर हमें कोई नक्शा दिया हो और बोला जाए कि उत्तर दिशा किधर है, तो उत्तर दिशा जो है वो सबसे ऊपर होती है जहाँ पर नॉर्थ लिखा हुआ है, इस जगह पर। ये हमारी उत्तर दिशा है, इंग्लिश में हम लोग इसे नॉर्थ बोलते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण दिशा किधर है, तो दक्षिण दिशा यहाँ नीचे की तरफ है, जिसको हम लोग साउथ भी बोलते हैं। फिर अगर हम अपनी बाईं तरफ देखेंगे तो हमें पश्चिम यानी कि वेस्ट दिशा दिखेगी। अगर हम अपनी दाईं तरफ देखेंगे तो हमें पूरब यानी कि ईस्ट दिशा दिखेगी। ये हमारी समझ के लिए बहुत ज़रूरी है और इतनी हमें दिशाओं की समझ इतनी होनी चाहिए अगर हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद कुछ 4 और दिशाएं भी होती हैं। जो दिशा उत्तर और पूरब के बीच में आती है, यानी कि इधर आप देख रहे हो, इधर नॉर्थ है और इधर ईस्ट है, इसके बीच में जो जगह आती है उसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर। जो दिशा साउथ और ईस्ट के बीच में आती है उसको हम लोग कहते हैं साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। जो दिशा साउथ और वेस्ट के बीच में आती है उसे हम लोग साउथ वेस्ट बोलते हैं यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा। और जो दिशा नॉर्थ वेस्ट में है यानी कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, उसको हम लोग पश्चिमोत्तर बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर आप बीच में खड़े हो इस जगह पर और आपसे बोला जाए कि आपको अपनी पूर्व दिशा में 10 कदम चलने हैं, तो आप कैसे चलोगे? आप यहाँ से ऐसे चलना शुरू करोगे, ठीक है। तो दिशा का समझ अगर हमें हो तो हम लोगों को मैप पढ़ के कोई भी रास्ता ढूंढना और पृथ्वी में अलग अलग देश किधर हैं ये समझने में आसानी होती है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने अगले चैप्टर, अगले स्लाइड को पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे मौसमों के बारे में। अभी तक हमने देखा कि पृथ्वी अगर लट्टू की तरीके से अपनी ही जगह पर घूमती रहती है तो उसकी वजह से दिन और रात होता है। जिस तरफ रोशनी पड़ी सूरज की उस तरफ दिन, और जिस तरफ नहीं पड़ पाई उस तरफ रात। तो ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन हमें ये भी पता है कि पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों ओर परिक्रमा लगाती है। तो अब ये चारों ओर जब परिक्रमा लगा रही है तो कैसे मौसम बदलता है ये समझते हैं। देखिए बीच में है सूरज। अब पृथ्वी अगर इस जगह पर है, सबसे पहले 1 नंबर वाली जगह पर है, तो सपोज यहाँ पर जून 21 तारीख को इस पोजीशन पे है। इस पोजीशन को जब पृथ्वी इस जगह पर यानी कि बाईं दिशा में, हमने क्या पढ़ा था, इधर कौन सी दिशा होती है? पश्चिम यानी कि वेस्ट। जब वो वेस्ट में है सूरज के, तो इस पोजीशन को हम लोग हिंदी में नाम देते हैं उत्तर अयनांत। ये लगभग 21 जून को आती है, 21 या 22 जून को आती है। इस दिशा में आप देखो कि सूरज की रोशनी जिस तरफ पड़ रही है उस तरफ उजाला है और पीछे की तरफ अंधेरा है। इस समय हमको जो है, जो उत्तर दिशा में जो भी देश हैं पृथ्वी में, उनको गर्मी का मौसम उनके वहाँ चल रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पर समर लिखा हुआ है, मतलब ये गर्मी का मौसम चल रहा है उन लोगों के लिए जो उत्तर दिशा में रहते हैं। उसके बाद जब पृथ्वी धीमे धीमे गोल चक्कर लगाते हुए इस तरफ से इस 2 नंबर वाली जगह पर पहुंच रही है, तब यहाँ पर जो पोजीशन है इसको हम लोग बोलते हैं विषुव पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये 22 या 23 सितंबर तक हम लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ से जब हम लोग और आगे बढ़ते हैं ये 3 नंबर पोजीशन पे, तो हमें ऑटम महीना आता है हमारा, यानी जिसको हम लोग हिंदी में शरद ऋतु या फिर पतझड़ बोलते हैं। ये हम लोगों को 2 स्थान से 3 स्थान पहुंचने में बीच में पतझड़ के मौसम का अनुभव होता है। उसके बाद ये जो तीसरी पोजीशन है इसको हम लोगों ने नाम दिया हुआ है दक्षिण अयनात। इस समय क्या होता है कि जो भी हम लोग जो पृथ्वी की उत्तर दिशा में, नॉर्थ दिशा में रह रहे हैं, जो भी देश, उनको ठंडक का अनुभव होता है, उनके वहाँ ठंडक का मौसम चलने लगता है। आप देख सकते हो यहाँ पर विंटर लिखा हुआ है, तो हमें इस वक्त सर्दी का मौसम महसूस हो रहा है।
और इस वक्त तारीख भी आप देखिए दिसंबर 21 22 हो रही है, तो लगभग दिसंबर 21 22 को पृथ्वी जो है वो सूरज की इस दिशा में, जिसको हम लोग ईस्ट दिशा कहते हैं, पूरब दिशा कहते हैं, वहाँ पर होती है। वहाँ से जब पृथ्वी फिर चलना शुरू करती है और ये चौथे स्थान पर पहुँचती है, तब तब भी हम लोग उस स्थान को भी विषुव बोलते हैं और उस वक्त हमें वसंत ऋतु का अनुभव होना शुरू हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्प्रिंग लिखा हुआ है, मतलब कि इस वक्त हमें वसंत ऋतु महसूस होती है। वसंत ऋतु के बाद वापस से हमें फिर कुछ कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद फिर से गर्मी आ जाएगी। गर्मी के बाद फिर से वापस जब हम लोग 2 नंबर पे आएंगे तो फिर से हम लोगों को पतझड़ हो जाएगा और फिर धीरे धीरे फिर ठंडी, फिर गर्मी, ऐसे चलता रहेगा। देखेंगे कि कैसे जो पृथ्वी है या सारे जो हमारे ग्रह हैं वो जब सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है। हम अपनी पृथ्वी के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी जब सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि, एक मिनट, आप देख रहे हैं कि ये जो अभी हमने दिशा पढ़ी, तो इस दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, वेस्ट दिशा कहते हैं, या फिर ये पश्चिम दिशा है। ठीक है, ये दिशा हमारी पूर्व की दिशा है या फिर पूरब दिशा है। जो ऊपर है ये उत्तर की दिशा है और जो नीचे है ये दक्षिण की दिशा है। तो हमें अब दिशाएं तो समझ में आ गई हैं। जब ये 1 नंबर वाली जगह पर पृथ्वी रहती है सूरज के सामने, मतलब पश्चिम दिशा की ओर रहती है, तब जो है हमें गर्मी यानी कि समर का अनुभव होता है। तो हमें समर का मौसम लग रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे समर लिखा हुआ है, मतलब जब पृथ्वी जो है 1 वाले पोजीशन से 2 वाले पोजीशन तक पहुँचेगी तब तक हम लोगों को पृथ्वी पर गर्मी का मौसम का अनुभव होगा। जब पृथ्वी 2 पोजीशन से 3 पोजीशन तक पहुँचेगी तब हम लोगों को ऑटम, जिसको कि हम लोग पतझड़ का मौसम या शरद ऋतु कहते हैं, उसका अनुभव होगा। जब पृथ्वी 3 की पोजीशन से 4 की पोजीशन पे पहुँचेगी तब हम लोगों को विंटर यानी कि ठंडी के मौसम का अनुभव होगा। और जब फिर से पृथ्वी 4 पोजीशन से 1 पोजीशन पर वापस आएगी तब हमें स्प्रिंग यानी कि वसंत ऋतु का अनुभव होगा। तो हमने ये समझा कि पृथ्वी जो सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती है, चक्कर लगाती है अपनी कक्षा में, उससे हम लोगों के पृथ्वी पर अलग अलग मौसम आते हैं। अब हम लोगों को ये पता है कि ये सारे मौसम के बदलाव हैं ये लगभग 365 दिन के अंदर हो जाते हैं। 365 दिन के अंदर क्यों होते हैं? क्योंकि पृथ्वी अपना एक चक्कर, मतलब अगर यहाँ से घूमना शुरू किया तो वो पूरा गोल घूमकर एक चक्कर जो है वो 365 दिन और 1/4 और दिन लगाता है। पर वो 1/4 हम लोग अभी नहीं गिनेंगे, तो हम लोग यही समझेंगे कि 365 दिन में पृथ्वी जो है वो पूरा एक चक्कर लगाती है। अब पृथ्वी किस जगह पर है, सूरज और पृथ्वी किस स्थान पर हैं, उससे हम लोगों को मौसम का अनुभव पता चलता है। इसके साथ हमने यहाँ पर एक बात और समझी है, वो ये समझिए कि आप देख रहे हो पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ऐसे जा रही है। ठीक है, किस किस तरफ से घूम रही है? ये जो वेस्ट की दिशा थी, ये जो पश्चिम की दिशा थी, इससे आगे बढ़ते हुए पृथ्वी जो है वो यहाँ पर ईस्ट की दिशा में यानी कि पूर्व की दिशा में जा रही है, उल्टा नहीं घूम रही है। कभी कभी हम लोगों से ये सवाल पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी किस दिशा से घूमती है, तो पृथ्वी हमेशा ये वेस्ट जो है, जिसको हम लोग पश्चिम बोलते हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ जाती है, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है हमेशा। और इस चक्कर, गोल चक्कर को वो 365 दिन यानी कि 1 साल में पूरा करती है। और इसी जो परिक्रमण की ये जो प्रोसेस है, इसी वजह से पृथ्वी पर हमें अलग अलग मौसम का अनुभव होता है। तो हमने ये समझा। अब हम लोग
ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड कई अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना है। ये सब कुछ जो चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह, ये सब जो हम देखते हैं, ये सब ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो ब्रह्मांड में क्या क्या चीज़ें हैं, हम लोगों को ग्रह के बारे में हम लोगों को ग्रह के बारे में पता चल चुका है, पर ये जो बाकी चीज़ें लिखी हैं उनके बारे में नहीं पता। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि गैलेक्सी किसको कहते हैं। गैलेक्सी होता है तारों का समूह। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कैसे विस्फोट हुआ, गेंद के रूप में सारी धूल मिट्टी घूमने लगी, और उसके बाद जो बीच की जगह थी वो इतनी ज़्यादा गर्म हो गई कि वो सूरज बन गई। तो हमने सिर्फ एक अपने सूरज के बारे में पढ़ा। वो सूरज एक तारा है, लेकिन उस तरीके से अनगिनत सूरज का निर्माण हुआ है, अनगिनत तारों का निर्माण हुआ है जो उतने ही गर्म हैं, उतना ही तेज उनका प्रकाश है। उन सारे तारों का जो समूह है, जो झुंड है, उसको हम लोग गैलेक्सी बोलते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सूरज तो इतना बड़ा सा, इतना चमकदार और इतना गर्म हमें दिखाई देता है, अगर सूरज के जैसे ही बाकी भी तारे हैं तो वो इतने बड़े और इतने गर्म क्यों नहीं दिखाई देते हैं? इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि सूरज पृथ्वी से काफ़ी पास में है। बाकी तारे हैं पर हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसीलिए उनकी रोशनी और उनकी गर्मी उतनी तेज़ हमें दिखाई नहीं देती। वो हमें बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो दूर हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो छोटे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अगर किसी ऊंची बिल्डिंग से चढ़ जाएं तो हमें ज़मीन पे बाहर से झांकने पर नीचे चल रहे लोग छोटे छोटे दिखते हैं ना, इसलिए नहीं क्योंकि वो लोग छोटे हैं, इसलिए क्योंकि हम बहुत दूर हैं। वैसे ही सूरज के जैसे उससे शायद बड़े या उससे छोटे या उसके ही जैसे अनगिनत और तारे, जब ये सब ग्रुप में आ जाते हैं, समूह में बन जाते हैं, तो अब हम उसे गैलेक्सी बुलाते हैं। ठीक है, ग्रह हमने पढ़ा। उसके बाद अब हम लोग उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे। अब इससे पहले कि हम लोग उपग्रह के बारे में पढ़ें, हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और समझेंगे कि ग्रह और तारा, जो कि सूरज है या कई और तारे, इनमें अंतर क्या होता है। ग्रह और तारे में अंतर ये होता है कि जो ग्रह है, जैसे हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है, हमारे ग्रह के पास अपनी रोशनी और अपनी गर्मी नहीं होती है। हम अगर सूरज ना निकले तो हमारे वहाँ हमेशा अंधेरा ही रहेगा, हमें कभी भी गर्मी नहीं मिल पाएगी और इतनी ठंडी हो जाएगी कि हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो उस गर्मी और रोशनी के लिए सूरज ज़रूरी है हमारे लिए। वैसे ही जो भी तारे होते हैं उनके पास अपनी खुद की रोशनी और गर्मी होती है, और जो भी ग्रह होते हैं उनके पास खुद की रोशनी या गर्मी नहीं होती है। वो किसी न किसी तारे पर निर्भर होते हैं रोशनी या गर्मी के लिए। जैसे हमारे सौरमंडल में जितने भी 8 ग्रह हैं, उन सबको सूरज की आवश्यकता है रोशनी और गर्मी के लिए, लेकिन सूरज को किसी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सूरज के पास अपना खुद का है। ठीक है, तो ये अंतर होता है ग्रह और तारे में। अब उसके बाद हम लोग उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे। उपग्रह उपग्रह ये है। ठीक है, उपग्रह क्या होता है? उपग्रह भी वैसे ही बना जैसे कि जब जो बड़ा विस्फोट हुआ था उसमें धूल और गैस के बड़े बड़े गोले टूट के निकले, उसी समय उपग्रह भी उसमें से टूट के निकले। लेकिन उपग्रह ऐसा है कि ये जो है, जैसे हमारा जो ग्रह है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, जो उपग्रह होते हैं वो किसी एक बड़े ग्रह के आसपास चक्कर लगाते हैं, और वो साइज़ में भी, आकार में भी काफ़ी छोटे होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक उदाहरण लें, एग्जाम्पल लें, तो अगर आप मान लो पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी तो एक ग्रह है, हम सबको पता है, पर पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा लगाता है, चक्कर लगाता है चांद, यानी कि चंद्रमा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो चांद है वो पृथ्वी का क्या हो गया? उपग्रह हो गया। ये हो गया उपग्रह और पृथ्वी हो गई ग्रह। तो यहाँ पर ये जो है वो बड़ा बन गया और चांद जो है वो छोटा बन गया। इसी तरीके से हर ग्रह के अपने अपने उपग्रह होते हैं, किसी किसी के नहीं भी होते हैं, किसी किसी के होते भी हैं, जो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो हमें यहाँ पर एक बात और भी समझ में आई कि जैसे
पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, वैसे ही पृथ्वी का उपग्रह जो कि चांद है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चांद पृथ्वी के चारों ओर अपना चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? चक्कर मतलब परिक्रमा, उसका एक पूरा उसके गोल चक्कर कितनी दिन में लगा लेता है? वो लगभग 27 दिन में पृथ्वी के चारों ओर घूम लेता है। मतलब अगर ये हमारी पृथ्वी है और ये चांद जो है वो घूम रहा है, तो वो यहाँ से घूमना शुरू करेगा और यहाँ पर वापस कितने दिनों में पहुँचेगा? 27 दिन में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये 27 दिन में एक अपनी परिक्रमा को पूरा कर लेता है। कई सारे ऐसे भी ग्रह हैं जिनके पास एक से ज़्यादा चंद्रमा है। ठीक है, तो ये हो गया उपग्रह। उपग्रह हमारी पृथ्वी का सहचर है। सहचर मतलब जो हमेशा उसके साथ साथ रहे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? क्षुद्र ग्रह भी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, लेकिन ये उपग्रह से भी छोटे होते हैं। मतलब ये इतने बड़े नहीं कि ये इतने बड़े नहीं है कि ये ग्रह बन सके। और उपग्रह की तो खैर अलग बात है, क्योंकि वो तो गोल चक्कर भी उसको लगाना ज़रूरी है। लेकिन ये उसी विस्फोट में जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उसमें से जो कुछ टूट कर अलग अलग टुकड़े रह गए, और वो भी हमारे सौरमंडल में सूरज के चारों ओर कहीं ना कहीं चक्कर लगाते रहते हैं, वो भी उनको हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगर हम लोग अपने सौरमंडल में बात करें तो अभी हम और ग्रहों के बारे में पता करेंगे, पर जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, ऐसे ही दो ग्रह और हैं, मंगल और बृहस्पति। तो मंगल यानी आप समझ लो अगर यहाँ पर है, और बृहस्पति अगर यहाँ पर है, तो सॉरी ये मंगल, म से मंगल, ब से बृहस्पति। तो अगर मंगल और बृहस्पति ये दो ग्रह हैं, तो इनकी कक्षाओं के बीच में ये क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्षुद्र ग्रह। इसके बाद हम लोग धूमकेतु यानी कि कॉमेट्स के बारे में पढ़ेंगे। धूमकेतु क्या होते हैं? ये भी धूल और बर्फ और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े ही होते हैं, लेकिन पर इनकी खासियत ये होती है कि ये कभी कभी जो हैं ये सूरज के संपर्क में आ जाते हैं या सूरज के नज़दीक पहुंच जाते हैं। तो जब ये सूरज के नज़दीक पहुंच जाते हैं तो सूरज की गर्मी से इनके अंदर की जो गैस है वो बाहर निकलने लगती है, और वो जब बाहर निकलती है तो वो देखने में कोमा शेप के आकार में, मतलब कोमा आकार में वो दिखती है। उसका चित्र अगर हम देखें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। आप देख रहे हो कैसे ये सफ़ेद रंग का ऐसा पूंछ जैसा दिख रहा है हम लोगों को आसमान में। ये वही पत्थर के टुकड़े हैं जो गर्मी पा करके इनके अंदर जो गैस जमा हुई थी वो सारी गैस निकल रही है, और ऐसा लगता है कि देखने में एक बर्फ़ की लंबी सी पट्टी है। ठीक है, ये जो इसकी पूंछ है ये कई मीलों तक लंबी होती है, पर क्योंकि बड़ी दूर होती है इसीलिए हम लोग को आसमान में उतनी लंबी नहीं दिख रही होती है। तो हमने यहाँ पर अभी कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिल करके ब्रह्मांड बनाती हैं। अब जो ब्रह्मांड है वो बहुत ही बड़ा है, और उसका अंत कहाँ पर है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। जो सब कुछ यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है वो सब ब्रह्मांड है, उसका कोई भी अंत नहीं है। ठीक है, अभी तक वैज्ञानिकों ने ऐसा ही बताया है। आगे अगर कोई नई खोज हो तो फिर वो भी पढ़ लेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी अगले टॉपिक पे, जो कि है पृथ्वी पर जीवन। अब हम लोग ये देखेंगे कि पृथ्वी पर जीवन कैसे आया। हमें ये तो पता है कि वो जो बड़े से गोले थे वो अलग हो गए और गोल गोल घूमने लगे, पर हमें पता है कि वो बने कैसे, कितनी गर्मी में वो पैदा हुए थे। तो इतना गर्म गोला, धूल और मिट्टी का जो सिर्फ एक गोला है, उस पर हम लोग कैसे आ गए? हम लोग मतलब जीवन कैसे पनप गया उस गोले पर? ये हम लोग पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत 4.5 खरब वर्ष पहले, मतलब 4.5 खरब वर्ष पहले शुरू हुई। क्या हुआ कि पृथ्वी जो बहुत गर्म थी वो धीरे धीरे ठंडी होने लगी, और ठंडी हो रही थी। जो जब कोई भी चीज़ ठंडी होती है तो उसमें से भाप निकलती है। ठीक है, वो जो भाप थी, वो जो जलीय वाष्प थी, उससे क्या हुआ, वो ऊपर जा कर के बादल बन गई, और उसके बाद वो
बादल बन के बारिश होनी शुरू हो गई। इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से जो भाप निकला वो बहुत ही ज़्यादा था, और इसीलिए जो वर्षा हुई वो इतनी भारी हुई कि कई वर्षों तक होती रही। तो अब कई वर्षों तक जब वर्षा होने लगी तो पृथ्वी और भी ज़्यादा ठंडी होने लगी, क्योंकि अब उस पर पानी पड़ रहा था। और पृथ्वी पे क्योंकि वो ऊबड़ खाबड़ बर्फ़ के गोले थे, और ज़मीन पे हमारे बहुत सारे गड्ढे थे उस वक्त जब ये गोला अलग हुआ था, तो हमारी ज़मीन पे बहुत सारे गड्ढे थे पृथ्वी के। तो वो सारे गड्ढों में पानी भरने लगा, और वो जो पानी भरा उसी से पृथ्वी पर जितने भी जलाशय हैं वो वैसे ही बने। जैसे आज हम लोग नदी, समुद्र, जो भी हमें दिखता है वो कैसे बना, वो उसी वर्षा की वजह से बना। वो सारा पानी उसमें इकट्ठा हो गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी पर 3/4 पानी है। मतलब कि अगर पृथ्वी के 4 हिस्से हैं तो उसमें से 3 हिस्से में सिर्फ और सिर्फ पानी ही भरा हुआ है। इतनी भयंकर बारिश हुई थी उस वक्त। लेकिन पर अगर 3/4 हिस्सा पानी है तो हम लोग डूब क्यों नहीं जाते हैं उसमें? हम लोग इसलिए नहीं डूबते क्योंकि ज़्यादातर जो पानी है वो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। तो बर्फ़ है इसीलिए हम लोग डूबते नहीं हैं। अगर वो सारा बर्फ़ जो है वो पिघल जाए तो हम लोग डूब जाएंगे। तो पृथ्वी पे पानी तो बहुत है पर बर्फ़ के रूप में है ज़्यादा। उसके बाद हम लोग अब पानी के बारे में अब और समझेंगे कि जो पानी होता है, पानी की क्या खासियत है। अगर मतलब बारिश होने से क्या हो गया, बारिश होने से कैसे जीवन पनप गया। तो जो पानी होता है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। अगर हिंदी में बोले तो वो सार्वत्रिक विलायक होता है। अब इसका मतलब छोटे में अभी समझा रही हूँ। सार्वत्रिक विलायक मतलब पानी में हर चीज़ घुल जाती है। ज़्यादातर चीज़ें, सब नहीं, जैसे तेल नहीं घुलेगा, मिट्टी नहीं घुलेगी, वो नीचे बैठ जाएगी थोड़े समय बाद। पर ज़्यादातर चीज़ें अगर आप पानी में डालो, जैसे नमक है, चीनी है, और भी कुछ चीज़ें आप अपने आसपास देखो, वो लंबे समय के बाद अगर पानी में छोड़ दी जाए तो वो उसी में घुल जाती हैं। तो ऐसी इस खासियत के लिए पानी को नाम दिया गया है सार्वत्रिक विलायक की। वो हर चीज़ को अपने में मिला ले जाता है। पानी इतना अहम है हमारे जीवन के लिए कि हमारे जो शरीर का 2/3 हिस्सा पानी से बना हुआ है। हमारी जो कोशिकाएं हैं, कोशिका मतलब शरीर जो हमारा बना है, इसकी जो सबसे छोटी इकाई है जो मिल करके हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है, वो जो है उसमें 90% पानी ही पानी है। आप ये समझ लो कि हमारे शरीर में अगर, इसीलिए हम लोग बिना खाने के तो ज़िंदा कुछ दिन रह सकते हैं, पर बिना पानी के हम लोग ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। क्योंकि पानी में जीवन उत्पन्न होने की जो मादा होती है, जो टेंडेंसी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारे साथ अच्छी बात ये हुई कि यहाँ पर कई दिनों तक वर्षा हुई, पानी भर गया। बहुत दिनों बाद पानी में जीवन के अणु उत्पन्न हुए। जीवन के अणु क्या होते हैं? जीवन के अणु, जिसको हम लोग हिंदी में मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जीवन के अणु आप ऐसे समझो, एक ऐसा तत्व है जिसमें इतनी पोटेंशियल है। मतलब अभी तो उसमें जीवन नहीं है, पर उसमें ये मादा है कि उसमें जीवन पनप सकता है। जैसे कि एक बीज होता है, बीज अगर उसको सीमेंटेड फ्लोर पे, सीमेंटेड ज़मीन पर आप रखो तो शायद वो ना उगे, पर अगर उसको अच्छे से अगर खाद, पानी, मिट्टी मिले, सूरज की रोशनी मिले तो वो उग जाएगा। तो बीज के अंदर क्या है? पोटेंशियल है एक पेड़ बनने का। ये इस पे निर्भर करता है कि उसको वैसी सुविधाएं मिली कि नहीं मिली। वैसे ही जीवन के अणु जो थे उसमें पोटेंशियल था जीवन को उत्पन्न करने का। धीमे धीमे क्या हुआ कि उसको कुछ ऐसी परिस्थितियां मिली जिसमें जो जीवन का अणु था उसमें जीवन उत्पन्न हुआ, और क्या बना? जीवाणु। ठीक है, जीवाणु सबसे पहला सरल जीव है। ठीक है, सबसे छोटे जो आप लोग देखते हो ना, कई ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमें आँखों से भी नहीं दिखते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको कहते हैं इंग्लिश में। तो उससे भी सबसे छोटी इकाई शायद, जिसको हम लोग देख भी ना पाए, लेकिन उसमें जीवन था। ऐसे बैक्टीरिया को उत्पन्न किया गया, उत्पन्न हुए, किया क्या गया, उत्पन्न हुए। परिस्थिति ऐसी बनी कि जीवाणु उत्पन्न हुए। फिर धीरे धीरे उसमें विकास होता चला गया। जीवाणु के बाद प्रजीव बने। फिर बहुत समय बाद, प्रजीव के बाद फफूंद, जो हम लोग खाना खराब हो जाता है तो फफूंद लग जाती है, वो एक्चुअली में उसमें छोटे छोटे कुछ
कीड़े होते हैं, ठीक है। तो फफूंद उत्पन्न हुई, वो भी जीवन का एक रूप है। उसके बाद धीमे धीमे और कई 100 वर्ष बीतते गए और फिर पौधे और जंतु का निर्माण हुआ। यहाँ पर इस समय पर आकर मानव शरीर बनने की धीरे धीरे शुरुआत होने लगी। तो आप देख रहे हो मानव शरीर कितने अंत में आकर बना। सबसे पहले अणु बने, बैक्टीरिया जीवाणु बने, फिर प्रजीव बने, फिर फफूंद बनी, फिर पौधे और जंतु बने। बीच में और सारे कीड़े मकोड़े, चिड़िया, बिच्छू, मछलियाँ, कई तरह के जीव बनते चले आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो हमने देखा कि पृथ्वी पर जीवन कैसे उत्पन्न हुआ। पृथ्वी के अंदर, अब हमने ये देख लिया कि पृथ्वी पे जीवन कैसे उत्पन्न हुआ। अब हम देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या है। आपने देखा होगा कि पृथ्वी की खुदाई होती है, उसके अंदर से बहुत सारे खनिज पदार्थ जैसे कोयला है, सोना है, एल्यूमिनियम है, इन सब चीज़ों को निकालने के लिए पृथ्वी को खोदा जाता है। इसका मतलब पृथ्वी के अंदर की सतह में कुछ और भी चीज़ें हैं। वो क्या चीज़ें हैं वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो हम लोग को याद है कि पृथ्वी कैसे बनी थी। एक गर्म गैस का गोला था जो कि अलग हुआ और धीरे धीरे वो ठंडा होने लगा, क्योंकि बारिश हुई थी तो ऊपर की सतह ठंडी होने लगी। अब ऊपर की सतह तो ठंडी हुई, लेकिन जो अंदर की सतह थी वो आज तक ठंडी नहीं हो पाई है। अगर आप बीच में पहुंचोगे ना इस जगह पर, तो ये आज तक ये जगह जो है ठंडी नहीं हो पाई है, अभी भी ये बहुत गर्म है। एक्सक्यूज़ मी। तो अब हम देखेंगे कि बाहर से अंदर तक आते आते क्या क्या अलग अलग परतें जो हैं वो कैसी हैं और उनका क्या क्या नाम दिया गया। तो जो बाहर से ठंडी गर्म है ये तो हमने पढ़ लिया, ओके। अगला जो है प्रवार यानी कि मेंटल। क्या होता है कि पृथ्वी को जब आप खोदना शुरू करोगे, उसमें गड्ढा करना शुरू करोगे, तो जब आप लगभग 8 किलोमीटर तक अंदर गड्ढा करोगे तो आपको महसूस होने लगेगा कि वहाँ पे बहुत गर्म लग रहा है। इतना गर्म लग रहा है कि शायद थोड़ा और अंदर खोदें तो कोई आदमी उसमें जल भी सकता है, इतनी ज़्यादा गर्मी है वहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर खुदाई जारी रखी गई और हम 32 किलोमीटर तक अंदर खोदते चले गए तो हमें जो मिलेगा उसको हम लोग कहते हैं प्रवार या फिर मेंटल। ये प्रवार दिख रहा है दूसरे नंबर पे आपको, प्रवार यानी कि इंग्लिश में मेंटल। तो पृथ्वी के अगर 32 किलोमीटर तक अंदर हम पहुंच गए तो हमें जो परत मिलेगी वो मेंटल है, ठीक है। अगर हम और खोदते चले गए अंदर 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 और हम पहुंच गए खोद कर 6400 किलोमीटर, तो हमें क्या मिलेगा, पृथ्वी की जो केंद्र है वहाँ पर हम पहुंच जाएंगे, उसको क्रोड भी बोलते हैं। और वहाँ पर तापमान जो है वो 5000 डिग्री सेल्सियस है, मतलब बहुत ही गर्म है। और इतना ज़्यादा गर्म है, जैसे लोहा होता है ना, उसको आप बहुत ज़्यादा गर्म करो तो पिघल जाता है, वैसे ही यहाँ जो अंदर की सतह है वो इतनी गर्म है कि वो पिघली हुई है, गीली है, ठीक है। तभी कभी कभी जब ज्वालामुखी होता है या धरती फट जाती है और उसके अंदर से जब निकलता है तो वो गीला गीला लावा निकलता है। वो क्या होता है, वो पृथ्वी में जब दरार होती है और यहाँ से जब बाहर निकलने लगती हैं चीज़ें तो वो गीला गीला लावा बाहर बहता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर समझा कि पृथ्वी की सतह बाहर से ठोस है, ठंडी है, लेकिन अंदर से गर्म है, इतनी गर्म है कि वो लावे की तरीके से बहती हुई सी है। सबसे बाहर वाली जो सतह है, सबसे बाहर वाली जिस पे हम लोग चल सकते हैं, देख सकते हैं, वो सतह को हम लोग परपटी कहते हैं। परपटी ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जब हम बीच में जाते हैं तो थोड़ी गर्म, थोड़ी मतलब गर्म तो ठंडी नहीं है, गर्म तो बहुत भी है, लेकिन एकदम अंदर जैसी तरल भी नहीं है, तो थोड़ी जमी हुई सी, थोड़ी बहती हुई सी एक आपको लेयर मिलेगी, उसको हम लोग प्रवार बोलेंगे। और अंदर चले जाएंगे तो उसको क्रोड भाग बोलते हैं, जो कि बहुत गर्म है, सबसे ज़्यादा गर्म है, और वो 5000 डिग्री सेल्सियस का तापमान रखती है और वो बहती हुई है लावे की तरह, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं अद्भुत ग्रह? अद्भुत मतलब पृथ्वी जैसा कोई नहीं है। क्यों नहीं है पृथ्वी जैसा कोई? इसलिए क्योंकि जितने भी ग्रह आज तक हम लोगों ने ढूंढे, पढ़े, समझे वैज्ञानिकों ने, उसमें किसी भी ग्रह पे जीवन नहीं है।
मंगल ग्रह पे ऐसा बोला जाता था कि ये देखने में और मतलब ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी का जुड़वा भाई है, इतना इन दोनों में समानता है। लेकिन मंगल ग्रह पे हम लोगों ने बहुत खोजने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर जीवन के अणु अभी तक नहीं मिले हैं, मतलब कि जीवन उत्पन्न हो सके ऐसी परिस्थितियाँ अभी तक हमें नहीं मिल पाई। तो पृथ्वी जैसा कोई नहीं है, क्योंकि किसी भी और ग्रह पे वो परिस्थितियाँ नहीं है कि उसमें ज़िंदा रहा जा सके, वहाँ पर जीवन अभी नहीं पाया गया। क्या ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जो हमें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए? सबसे पहले जो ज़िंदा रहने के लिए किसी भी जीव को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए, वो है पानी। ये तो हमने पढ़ ही लिया था। तो पानी हमारे पास है, इसीलिए हम लोग ज़िंदा हैं। पानी कैसे बना था ये भी पता है हम लोगों के। वहाँ बहुत गर्मी थी पहले पृथ्वी पे, फिर वो जब ठंडा होने लगा तो उससे जो भाप उठा, उस भाप से बारिश हुई और पानी मिल गया हमें। तो हमारे पास पानी तो है। उसके बाद हमारे पास क्या है? वायुमंडल है। वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल की पहले फ़ोटो दिखा देती हूँ। ये है वायुमंडल। आप देख रहे हो, बीच में हमारी नीले रंग की पृथ्वी है और उसके चारों ओर हल्के नीले रंग की दो पट्टियाँ जैसी गोल गोल बनी हुई हैं, ठीक है। ये पट्टी जो है ये हवा की पट्टी है, मतलब कुछ खास प्रकार की गैसेस हैं जो पृथ्वी को चारों ओर, जैसे कंबल, किसी छोटे बच्चे को कंबल उड़ा दिया जाता है कि ठंडी ना लगे, वैसे ही हमारी पृथ्वी को चारों ओर से कुछ गैसेस का कंबल उड़ा दिया गया है। ये जो है ना, ये नीला नीला सा आपको दिख रहा होगा, नीले में नीला हो गया, सॉरी। चलो ऐसे कर देते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो चारों ओर से ये पट्टी जैसा है, ये गैसों का, कुछ ऐसी गैसों का, हवा का कंबल है जो पृथ्वी को वो चीज़ें प्रदान करती है जो हमें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। अब उनमें क्या क्या है? इस गोले में, इस हवा की पट्टी में नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन 78% है, मतलब काफ़ी मात्रा में है, जो हमें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। उसके बाद इसमें ऑक्सीजन है, वो भी 21% है। 21% ऑक्सीजन है, मतलब ये भी ठीक ठाक मात्रा में है और हमारे जीवन के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर कभी कभी हॉस्पिटल में जो लोग सांस नहीं ले पाते हैं उनको मास्क लगता है मुंह पे, उस मास्क में कौन सी हवा दी जाती है? उसमें ऑक्सीजन की हवा दी जाती है, क्योंकि वो इंसान सांस नहीं ले पा रहा है। अगर उसके शरीर में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो वो मर जाएगा, इसीलिए उसको ऑक्सीजन की हवा मुंह में सिलेंडर के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, मशीन लगा करके। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इसके बाद इस नीली पट्टी में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत मात्रा में नहीं है, थोड़ी मात्रा में ही चाहिए होता है। जैसे खाने में नमक थोड़ा सा चाहिए होता है ना, लेकिन चाहिए होता है। ज़्यादा हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, पर कम रहेगा तो भी नहीं चलेगा। वैसे ही CO2 हमें थोड़ी मात्रा में चाहिए। क्यों चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उसको बोल दिया मैंने, ये ऐसा होता है। इसके बारे में बाद में समझ लेंगे। अभी आप ये समझो कि एक खास तरीके की गैस का नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ पौधे हैं हमारे ना, जैसे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हमारे पेड़ पौधों को सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है इस नीली पट्टी में। और क्या है? इसमें जल वाष्प है, मतलब पानी की जो भाप होती है ना, वो थोड़ी थोड़ी सी इसमें मिली रहती है हमारे आसपास। जैसे कि जब हम लोग कहते हैं कि उमस बहुत बढ़ गई है, तो उमस बढ़ गई है मतलब क्या? कि हवा में जो पानी की मात्रा है, भाप की मात्रा है, वो बढ़ गई है। और जब कहते हैं कि उमस नहीं है, मतलब कि वो भाप की मात्रा कम हो गई है। तो कम या ज़्यादा, पर पानी में भाप की मात्रा यानी कि जल वाष्प की मात्रा हमेशा थोड़ी बहुत रहती है। इसके बाद कुछ बहुत ज़रूरी गैसेस, जैसे कि ओजोन है, और आर्गन, नियॉन, ये सब बहुत कम कम मात्रा में है पर ज़रूरी है। जैसे खाने में हम लोगों के थोड़ा थोड़ा मसाला चाहिए होता है ना, ज़्यादा पड़ जाए तो अच्छा नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा चाहिए। वैसे ही कुछ और ऐसी खास गैसेस हैं जो इस नीली पट्टी में मौजूद हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा रह पाते हैं पृथ्वी पे। और किसी ग्रह पे इस तरह का नीला कवच, जो चारों ओर मैंने गुलाबी से रंग दिया है, इस तरह का कवच नहीं है, इसीलिए वहाँ जिंदा नहीं रह पाते और यहाँ पर हम लोग जिंदा रह लेते हैं।
अब हम लोगों ने पानी भी देख लिया, वायुमंडल, ये जो नीले नीली पट्टी थी ना, गुलाबी पट्टी चारों ओर, उसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे तीसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है तापमान। तापमान मतलब गर्मी। ठीक है, कितनी गर्मी है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो हम लोग मर जाएंगे, बहुत ठंडी होगी तो मर जाएंगे। तो कौन सा ऐसा तापमान है जिस पे हम लोग नहीं मरेंगे, मतलब हम लोग अच्छे से रह सकते हैं। तो एक औसत तापमान, ऐसा वैज्ञानिकों ने बताया है कि अगर 16 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहे, ये औसत तापमान है जिसमें हम लोग अच्छे से, हमारे जीवन के लिए मतलब ये अच्छा है, सुलभ तरीके से आराम से हम लोग रह सकते हैं। तो पृथ्वी पर ये तापमान पाया जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं। उसके बाद 16 डिग्री तापमान हो गया, तो ये भी हम लोगों के पास है। इसके बाद हमारे पास क्या है, प्रतिरोधक क्षमता है। प्रतिरोधक क्षमता को हम लोग सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं, तो हम लोग बहुत सारा, क्योंकि हम लोग रहते हैं तो हम लोग बहुत सारी गड़बड़ करते रहते हैं, इसको गंदा करते रहते हैं। अपना जो, जैसे फैक्ट्री है या कहीं पर भी कोई भी काम हो, गाड़ियाँ चल रही हैं तो हम लोग, धुआं निकल रहा है गाड़ी से। ठीक है, अब वो जो धुआं है वो हमारा जो वायुमंडल है, जो हमने पीछे समझा था कि जो हम लोग की अच्छी अच्छी गैसेज हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसको गंदा कर रहा है। ठीक है, ये गंदी हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी तो हम लोग सांस कैसे लेंगे। इसके बाद जो हमारा पानी है, पानी में फैक्ट्रियों से इतना कचरा जाता है, वो सारा पानी जो है वो सब गंदा हो जाएगा अगर, तो हम लोग पिएंगे क्या और ज़िंदा कैसे रहेंगे। तो मतलब हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो हम लोग गंदगी बहुत करते हैं, लेकिन पृथ्वी के पास वो ताकत है कि ये सारी गंदगी को अपने अंदर समेट लेती है और उसको अच्छा सा बना करके वापस, मतलब वो बीमार नहीं पड़ती है, वो इन सब गंदगी को अपने अंदर, मतलब उसको बदल लेने की, रोक लेने की ताकत है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर बहुत लंबे समय तक ज़िंदा रह पा रहे हैं। अगर आप समझो कि इस पृथ्वी पे जितना भी पानी है, अगर हमने एक बार उसको गंदा कर दिया और वो अपने आप को दोबारा साफ़ नहीं कर पा रही है, तो एक समय ऐसा आएगा ना जब साफ़ पानी बचेगा ही नहीं। पर ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि हम लोग गंदा तो बहुत सालों से करते आ रहे हैं, पर अभी भी हमारे पास पीने को साफ़ पानी है। इसका मतलब ये है कि जो पानी है वो अपने आप को साफ़ करता रहता है, जो हवा है वो अपने आप को साफ़ करती रहती है। उसको इस काम में थोड़ा समय लगता है, मतलब ऐसा नहीं कि तुमने आज कचरा डाला और कल ही पानी एकदम साफ़ हो जाएगा, उसको कई साल लगते हैं अपने आप को साफ़ करने में, पर उसके पास ये ताकत है कि वो अपने आप को साफ़ कर सकती है। इसी ताकत को हम लोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं और इसी वजह से हम लोग यहाँ पर जिंदा हैं। प्रतिरोधक क्षमता को समझने का एक और तरीका है, जैसे अगर हम अपने शरीर में इसको समझें, तो अगर हमें आज चोट लग गई या हमने आज गंदा कुछ खा लिया और हमारा पेट खराब हो गया, तो कुछ समय बाद हम अपने आप को ठीक कर लेते हैं, है ना, हम लोग मर नहीं जाते हैं उसमें। तो ये हमारी ठीक कर लेने की ताकत क्या है, प्रतिरोधक क्षमता है। वैसे ही हमारी पृथ्वी के पास भी प्रतिरोधक क्षमता है और वो अपने आप को ठीक कर लेती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि कैसे इन 4 चीज़ों से मिलकर हम लोगों का जो पृथ्वी है वो ऐसा बन गया जिस पे जीवन संभव है। तो पृथ्वी के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया, पर हमें पता है कि हमारे सौरमंडल में अभी भी और 7 ग्रह बच गए हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक ही परिवार सौरमंडल में रहते हैं, तो हमें एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए। तो अब हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ाई करेंगे। सौरमंडल के ग्रह। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, हम सबका पहले नाम जानते हैं। सबसे पहले जो, जैसे ये, एक सेकेंड, जैसे यहाँ बीच में अगर सूरज है तो हमने देखा था ना, इसके चारों ओर ऐसे 8 लाइन है, 8 रास्ते हैं और इस पे गोल गोल घूम रहे हैं अलग अलग 8 गोले। तो ये जो सूरज है, पीले रंग का बीच में कर देती हूँ इसको, इसके चारों ओर जो अलग अलग ग्रह घूम रहे हैं, अगर हम सबसे पहले ग्रह की बात करें, ठीक है, तो इसका नाम क्या है, बुध ग्रह है। उसके बाद दूसरे ग्रह पे बात करें तो इसका नाम क्या है, शुक्र ग्रह है। फिर तीसरे नंबर पे जो है उसका नाम है मंगल। फिर उसके बाद है बृहस्पति। फिर और आगे बढ़ाते जाएंगे तो आ जाएगा शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। ठीक है, बीच में पृथ्वी भी हमारी तीसरे नंबर पे आती है, पृथ्वी तीसरे नंबर पे। अब इसमें एक बात और बताना चाहते हैं कि
किसी भी ग्रह का साल, एक साल कब पूरा होता है? जब वो अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है तो उसका एक साल पूरा हो जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पर हमारा सूरज है और उसके चारों ओर ये रास्ता बना हुआ है, इस पे अगर कोई ग्रह यहाँ से, ठीक है, इस बिंदु से घूमना शुरू किया तो जब वो वापस यहाँ पहुँचेगा तब हम बोलेंगे कि इस ग्रह का एक साल पूरा हो गया। ठीक है, जब वो दोबारा से चक्कर काटना शुरू करेगा और वापस यहाँ पहुँचेगा तो हम बोलेंगे कि अब इसका 2 साल पूरा हो गया। ठीक, तो साल किस पे डिपेंड करता है कि आपने अपना पूरा एक गोल चक्कर कितने टाइम में पूरा किया। हमारी पृथ्वी जो है वो अपना एक गोल चक्कर जो है वो 365 दिन में पूरा करती है, इसीलिए हम लोग 365 दिन बाद अपना एक साल मनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर मना लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम लोगों को इससे एक बात और समझ में आई है कि जो छोटा, जिसका कम छोटा रास्ता है, ये जो पहला ग्रह होगा ये तो बहुत जल्दी पूरा कर लेगा, तो इसका साल जो है वो कम दिनों का होगा। इसके बाद जो बड़े रास्ते पे घूम रहा होगा इसको ज़्यादा समय लगेगा घूमने में, तो इस वाले ग्रह का, ये जो 2 नंबर पे जो ग्रह है इसको ज़्यादा समय लगेगा। फिर जो 3 नंबर पे जो ग्रह है उसका एक साल जो है वो और ज़्यादा दिन का होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले बुध आता है, बुध ग्रह। बुध ग्रह सूरज का ये पहले नंबर पे है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका एक साल जो है वो बहुत कम दिन का है, ये जल्दी से अपना एक साल पूरा कर लेता है। क्योंकि, और इसके बारे में मज़ेदार बात ये है कि क्योंकि ये सूरज के सबसे पास है ना, देख रहे हो सबसे पहले वही आ रहा है, तो जो जितना पास होगा वो उतना ज़्यादा गर्म होगा। जैसे हम लोग सर्दियों में जब हाथ तापते हैं तो वो जो गर्म आग जल रही है, जो उसके जितना पास बैठेगा उसको उतनी ज़्यादा गर्मी मिलेगी, जो दूर बैठेगा उसको कम गर्मी मिलेगी। वैसे ही इस सूरज के जो सबसे पास है यानी कि बुध ग्रह, उसको सबसे ज़्यादा गर्मी मिलती है, और जो सबसे आखिर में आता है यानी कि वरुण, इसको सबसे कम गर्मी मिलती है, इसीलिए ये बिल्कुल ठंडा है। ठीक है, बहुत ठंडे रहते हैं ये ग्रह। तो हमने समझा कि सूरज के जो जितना पास है उसका जो साल है वो उतनी जल्दी, उतने कम दिन का होता है, और वो उनकी गर्मी भी इस पे निर्भर करती है कि उनकी सूरज से दूरी क्या है। सूरज के पास हो तो ज़्यादा गर्म रहोगे, सूरज से दूर जाते जाएंगे वो ठंडे होते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने समझा। अब हर ग्रह के बारे में कुछ कुछ और बातें। पहला है जो मरकरी, ये सबसे गर्म ग्रह है। ठीक, और इसका तापमान लगभग जो है वो 427 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इसके बाद हम लोग शुक्र ग्रह यानी कि वीनस ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने देखा था कि हमारी पृथ्वी जो है वो चारों ओर में हवा के एक कंबल से लिपटी हुई है, नीले रंग का जो कंबल था उससे लिपटी हुई है, और वो ऐसी गैसेस हैं उसमें जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो वीनस ग्रह है, ठीक है, उसका जो वातावरण है, उसका जो वायुमंडल है वो चारों ओर किससे घिरा हुआ है? विषैली गैसों से भरा हुआ है। ठीक है, वहाँ पे आप सांस लोगे तो मर जाओगे क्योंकि विष भरा हुआ है उन हवाओं में। ठीक, तो वीनस ग्रह के बारे में हमने ये देखा कि वो जो चारों ओर से वो विषैली गैसों से भरा हुआ है, ये भी बहुत ज़्यादा गर्म है। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो 96% है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें बहुत ज़रा सी चाहिए थी, उतनी कि हमारे खाने में नमक बराबर हो, वो कार्बन डाइऑक्साइड इस शुक्र ग्रह पे इतनी ज़्यादा है कि कोई खाना ही ना खा पाए, मतलब कि पूरा नमक ही है समझ लो। तो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये शुक्र ग्रह, यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। फिर तीसरा ग्रह आता है हमारी पृथ्वी, जो कि एक अद्भुत ग्रह है। पृथ्वी पे इतना ज़्यादा पानी है, 3/4 पानी है, कि इसको हम लोग, पानी का रंग नीला होता है, तो अगर इसको कोई अंतरिक्ष में से देखे, ऊपर आसमान में जाके देखे, तो ये देखने में नीले रंग की लगती है क्योंकि इतना पानी है इस पर, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोलते हैं। तो पृथ्वी के बारे में तो हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, तो अब नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं, और क्योंकि देखने में इसका रंग थोड़ा लाल है, और
मंगल ग्रह पे ही बोला जाता था कि शायद जीवन है, ये थोड़ा थोड़ा पृथ्वी जैसा है और शायद इस पे जीवन है। हमारे वहाँ से वैज्ञानिकों ने कई बार मंगल ग्रह पे जाने की कोशिश की और वहाँ पर से ये पता लगाने की कोशिश की कि वहाँ पे जीवन है कि नहीं है, पर अभी हमें कोई कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद हमारा आता है बृहस्पति ग्रह, जिसको हम लोग जुपिटर भी बोलते हैं। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा, साइज में सबसे बड़ा पत्थर का गोला है, मतलब कि सबसे बड़ा ग्रह है। और ये ज़्यादातर इसमें जो गैस पाई जाती है इस ग्रह पे वो अमोनिया गैस है, ठीक है। और अमोनिया गैस होने की वजह से इसकी जो सतह है वो बहुत मजबूत है, बहुत ठोस है ये इसकी जो ज़मीन है जुपिटर की। उसके बाद आता है हमारा शनि ग्रह, जिसको हम लोग सैटर्न भी बोलते हैं। ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बना है। इसकी जो वायुमंडल है, मतलब इस पे जो गैसेस हैं उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। मतलब हमारी पृथ्वी पे नाइट्रोजन 78% है, बट इनके वहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो 90% है, मतलब 90% है। यहाँ पर भी कुछ विषैली गैसेस पाई जाती हैं और इसीलिए यहाँ पर भी जीवन संभव नहीं हो पाया है। इसके बाद हमारे आखिर में दो ग्रह आते हैं, अरुण ग्रह और वरुण ग्रह। तो अरुण और वरुण जो हैं ये काफ़ी बेचारे कोने में रहते हैं, ठंडे हैं और इन पे ज़्यादा सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है और रोशनी नहीं पहुंचती और गर्मी भी नहीं पहुंचती, इसलिए यहाँ ना सिर्फ ठंडे हैं ये, बल्कि ये अंधेरा भी काफ़ी रहता है यहाँ पर, क्योंकि रोशनी का कोई स्रोत ही नहीं है, अपनी रोशनी तो है नहीं और पृथ्वी से सूरज से भी नहीं पहुँच रही, तो ये काफ़ी ठंडे रहते हैं। तो अब हमने थोड़ा थोड़ा सारे ग्रहों के बारे में जान लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे, देखते हैं क्या पढ़ते हैं। तो पढ़ेंगे भूवैज्ञानिक समय चक्र। भूवैज्ञानिक समय चक्र को इंग्लिश में जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी बोलते हैं। ये है क्या, ये क्यों बना? जैसे हम लोग अपने समय को बांट देते हैं दिन में, साल में, महीनों में, हफ्तों में, वैसे ही समय को भूवैज्ञानिक समय चक्र में बांटा गया है। ये किस समय को बांटा गया है? जब हम लोगों को पता है कि जब पृथ्वी अलग हुई, उस बड़े गैस के गोले के बाद पृथ्वी अलग हुई, फिर इसमें जीवन उत्पन्न हुआ, तो ये जो समय है जब पृथ्वी में पहली बार जीवाणु बने, उसके बाद से हम जो आज मानव शरीर है, हम लोगों का शरीर बनने में बहुत साल लग गए। इतना समय लग गया कि उसको साल में नाप पाना मुश्किल है, क्योंकि वो समय बहुत बड़ा है, ठीक है। जैसे कि जब दिनों में कोई चीज़ नहीं गिन पाते हैं तो हम लोग महीनों में और हफ्तों में और साल में बताते हैं ना। कोई पूछे, आप जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो हम लोग बोलते हैं कि अभी 5 दिन का है, 10 दिन का है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है हम बताने लगते हैं कि वो अब 10 महीने का है। और बड़ा होता है तो हम बताने लगते हैं कि अब वो 5 साल का है, 10 साल का है। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हम समय की अलग अलग इकाई को चुन ले रहे हैं। पहले दिनों में गिनते थे, फिर महीनों में गिना, फिर अब साल में गिन रहे हैं। वैसे ही जब समय साल से भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको गिनने के लिए वैज्ञानिकों ने अलग तरीके का एक स्केल बनाया है और उस स्केल को नाम दिया भूवैज्ञानिक समय चक्र। तो अब भूवैज्ञानिक समय चक्र में हम लोगों का क्या नापा गया? जब पहली बार पृथ्वी पे मॉलिक्यूल्स पाए गए, मतलब जीवन के अणु पानी में पाए गए, जीवाणु से भी पहले, तब से लेकर के आज जो हम मानव शरीर में पहुँचे हैं, इस तक बहुत ज़्यादा समय लग गया। इस समय को 4 भागों में बांटा गया है। बांटा और भी कई भागों में गया है, बट अभी हम सिर्फ 4 भागों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो भाग है वो है नूतन जीवी। नूतन जीवी सबसे नया टाइम है, मतलब कि जब मानव शरीर बनने की शुरुआत होने लगी उस समय को नूतन जीवी कहते हैं। नूतन जीवी से पहले का समय जो था उसको मध्य जीवी कहते थे, जिसमें डायनासोर के बारे में आपने सुना होगा। तो जिसमें डायनासोर वगैरह पाए जाते थे उस समय को मध्य जीवी बोलते हैं। मध्य जीवी से भी पहले पुराजीवी समय था, जब मछलियाँ, अलग अलग तरीके की मछलियाँ उत्पन्न हो रही थी पानी में। और उसके भी पहले जब जीवाणु और फफूंद ये सब जीवन के रूप में उत्पन्न हो रहे थे, तब हम लोग उस समय को बोलते हैं पूर्व कैम्ब्रियन। तो सबसे पहले
पूर्व कैम्ब्रियन वाला समय आया। सबसे पहले पूर्व कैम्ब्रियन वाला समय आया, यहाँ पर जीवाणु बने, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जब समय आया, पूरा जीवी समय आया, तब छोटे छोटे कीड़े, अलग अलग पक्षी, मछलियाँ अलग अलग प्रकार की उत्पन्न होने लगी। उसके बाद मध्य जीवी समय आया, जब आप डायनासोर के बारे में आपने सुना होगा, डायनासोर और भी कई सारे जानवर पैदा हुए। और उसके बाद जो नया समय आया, नूतन मतलब नया समय आया, उस जो आज का समय चल रहा है, उस समय में मानव का अवतरण हुआ, यानी हम लोगों का जन्म हुआ, ठीक है। तो ये समय को 4 भाग में बांटा गया है। अगर ये चारों नाम आप याद रख लेंगे, तो क्रम में याद रख लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण, पर्यावरण क्या कहते हैं? अगर इसकी परिभाषा समझना चाहें या इसका मतलब समझना चाहें, तो सबसे पहला पॉइंट आप देखिए, लिखा हुआ है आसपास की परिस्थितियाँ। हमारे आसपास जो भी कुछ है वो सब क्या है? पर्यावरण। अब हमारे आसपास क्या क्या है? जानवर हैं, हवा है, धूल, मिट्टी, पानी, इंसान, तरह तरह के कीड़े, फसलें, हवा, ये सब, सूरज की रोशनी, ये सब क्या है? पर्यावरण का हिस्सा है। जो भी हमारे आसपास हमें देखने को मिलता है उस सब को हम लोग पर्यावरण बोलते हैं, ठीक है। अब पर्यावरण के दो घटक होते हैं। घटक मतलब पर्यावरण के दो हिस्से होते हैं। दो हिस्से कौन कौन से हैं? एक है निर्जीव और दूसरा है सजीव। निर्जीव, जैसा कि नाम बता रहा है, निर्जीव वो चीज़ें होती हैं जिसके अंदर कोई जान नहीं है, ठीक है। जैसे कि टेबल, कुर्सी, धूल, इन सब के अंदर जान नहीं है, तो ये निर्जीव चीज़ें होती हैं। और मतलब टेबल कुर्सी घटक नहीं है, वो मैं आगे बताऊंगी। मैं आपको निर्जीव का मतलब बता रही हूँ। ऐसी कोई भी चीज़ जिसके अंदर कोई जान ना हो, कोई भावनाएं ना हो, वो जो है वो निर्जीव होती है। और जो सजीव चीज़ें होती हैं, सजीव, जीव मतलब जिसके अंदर जीवन हो, वो सजीव घटक के अंदर आती हैं। जैसे कि पेड़ पौधे, पेड़ पौधों के अंदर जीवन कैसे होता है? क्योंकि वो उग रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। कोई भी चीज़ जो बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, उसके अंदर जीवन पाया जाता है, ठीक है। जैसे आप देखो, एक लोहे का दरवाज़ा आप खरीद के लाओ, उसको 100 साल वैसे ही रखो तो वो बढ़ेगा नहीं, है ना। तो इसका मतलब उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, वो बढ़ नहीं रहा, तो वो निर्जीव है। लेकिन अगर आप एक छोटा सा पौधा लाकर रख दो, अगर उसको ठीक ठाक मिट्टी, पानी, खाद, रोशनी मिलती रही, तो कुछ समय बाद वो बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जीवन है, वो पनप रहा है, वो आगे उग रहा है, ठीक है। तो सजीव वो चीज़ें हैं जिसके अंदर जीवन पाया जाता है, जैसे कि हरे पौधे और जंतु। अब हम एक एक करके निर्जीव घटक और सजीव घटक के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा है प्रकाश। निर्जीव घटक में सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश मतलब क्या होता है? रोशनी। हमें रोशनी कहाँ से मिलती है? हमें रोशनी मिलती है सूरज से। और प्रकाश जो है वो एक ऊर्जा है, एक मतलब ताकत है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो प्रकाश के बिना हम लोगों का बहुत सारा काम रुक जाएगा। सबसे ज़रूरी काम क्या रुकेगा? जो पौधे होते हैं उनको अपना खाना बनाने के लिए, उगने के लिए प्रकाश की ज़रूरत होती है। हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। मतलब हमको अगर सब्ज़ी चाहिए, गेहूँ चाहिए, चावल चाहिए, तो खेत में उगाना पड़ेगा ना। तो हम निर्भर हैं पौधों पे। और पौधे कैसे खाना बनाएंगे, कैसे गेहूं की फसल उगेगी, कैसे चावल की फसल उगेगी? जब उसे सूरज की रोशनी मिलेगी। तो सूरज की जो ताकत है, रोशनी, प्रकाश की जो ताकत है, वो जब पौधों को मिलती है तब वो एक प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। उस प्रक्रिया को पूरा करते हुए वो उगते हैं और गेहूं और फसल की धान जो है वो हमें मिल पाती है। तो इसीलिए हमारा प्रकाश बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमें और भी चीज़ों के लिए प्रकाश ज़रूरी है। हमें अपने लिए भी, अगर कभी प्रकाश ना निकले, सूरज ना निकले, तो हमारा जीवन कितना मुश्किल हो जाता है। जैसे आपको सर्दियों के दिन में जब बहुत दिन तक कभी कभी धूप नहीं निकलती है तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं ना। तो इसलिए भी हमें प्रकाश की ज़रूरत है।
उसके बाद पर्यावरण। पर्यावरण जिसको कि हम लोग इंग्लिश में इन्वायरमेंट भी बोलते हैं, ये क्या है? पर्यावरण हमारे आसपास में जो भी हो रहा है वो सब पर्यावरण का हिस्सा है। जैसे कि जो हवा है, जो पानी है, नदियाँ, और पानी का हर प्रकार, नदी से जो पानी मिल रहा है, कुएं से जो पानी मिल रहा है, बारिश का जो पानी है, मतलब पानी, धूल, मिट्टी, फसलें, ये सब जो है, जानवर, ये सब जो है पर्यावरण का हिस्सा है। जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब पर्यावरण कहलाता है। ठीक है। पर्यावरण के दो हिस्से होते हैं, निर्जीव और सजीव। निर्जीव वो हिस्से जो जिनमें जान नहीं है, जैसे पानी है वो बह रहा है पर उसके अंदर अपनी कोई जान नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया निर्जीव घटक। घटक मतलब कंपोनेंट। तो ये हो गया निर्जीव हिस्सा अपने पर्यावरण का। दूसरा है सजीव घटक। सजीव मतलब वो पर्यावरण का वो हिस्सा जिसमें जान होती है, जैसे कि पेड़ पौधे, ये जीवित हैं तभी तो ये उग रहे हैं। ठीक है। कहते हैं ना पेड़ मर गया या पेड़ जिंदा हो गया, तो मतलब पेड़ में जान है तभी वो उग जाते हैं। फिर जंतु मतलब जानवर, हर प्रकार के जानवर को जंतु के अंदर डाला गया है। हम लोग भी अपने आप को इसके अंदर रख सकते हैं, तो हम लोग भी पर्यावरण का हिस्सा हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में निर्जीव और सजीव घटक को समझेंगे। पहला जो पार्ट है निर्जीव घटक का वो है प्रकाश। प्रकाश, ठीक है। प्रकाश मतलब क्या होता है? रोशनी। अगर प्रकाश नहीं मिलेगा तो क्या होगा? अगर प्रकाश जो है वो हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है, अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम लोग को बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं ना, वो हम लोग खुद तो बना नहीं पाते हैं, वो हम लोगों को पेड़ पौधों से मिलता है। और पेड़ पौधे खाना कैसे बनाते हैं? प्रकाश की मदद लेकर के। आप खेत में देखो, जो गेहूं की फसल आप लगाते हो, गेहूं की, धान की, कोई भी फसल लगाते हो, वो कैसे बड़ी होती है? वो प्रकाश जो उसको सूरज से रोशनी मिल रही है वो लेती है, और आसपास उसको कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम लोगों के वायुमंडल में वो लेती है, और उसके अंदर जो हरा तत्व होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, इन तीनों चीज़ों को मिला करके वो एक प्रक्रिया करती है जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं या फिर फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। इस प्रक्रिया से वो खाना बनाती है, और फिर वही खाना जो है वो हम लोग खाते हैं। हम लोग खुद तो गेहूं चावल बना नहीं सकते ना, हम लोगों को पेड़ पौधों की मदद चाहिए खाने के लिए, और पेड़ पौधों को प्रकाश की मदद चाहिए खाना बनाने के लिए। तो इसीलिए प्रकाश हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम लोग भोजन नहीं खा पाएंगे। ठीक है। उसके बाद, और अगर आप एक प्रकाश का महत्व ऐसे भी समझ सकते हो कि आप एक पौधा लेकर आओ छोटा सा, उसको अंधेरे कमरे में रख दो, उसमें खाद दो, मिट्टी दो, पानी दो, उसको हवा दो, लेकिन उस पर रोशनी मत पड़ने दो सूरज की। कुछ दिनों में आप देखोगे कि वो पेड़ मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि उसको प्रकाश चाहिए, वो बिना रोशनी के नहीं उग सकता है। ठीक है। तो इसीलिए प्रकाश बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो पार्ट है वो है वर्षा। वर्षा मतलब बारिश। अब इसका तो महत्व हम लोगों को पता ही है कि बारिश का क्या महत्व होता है। हम लोगों ने देखा कि हमारे वहाँ, क्योंकि हमारे जो ग्रह है, हमारा जो प्लैनेट है पृथ्वी, वहाँ पर कई वर्षों तक बहुत बारिश हुई, इसीलिए हमारे वहाँ पर जीवन पनप पा रहा है ना। तो वर्षा की वजह से बारिश होती है, और बारिश की वजह से हमें पानी मिलता है, जिससे हमारे जो जितने भी जलाशय हैं पृथ्वी पर वो भरे रहते हैं। अगला है तापमान। तापमान मतलब गर्मी कितनी है। ठीक है। हमें एक उचित तापमान चाहिए होता है। मैंने बताया कि पृथ्वी पर 16 डिग्री का औसत तापमान है, तभी पृथ्वी पर हम लोग रह पा रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो हम लोग जल के मर जाएंगे, अगर बहुत ठंडी हो जाएगी तो हम लोग ठंडक से मर जाएंगे, है ना। ठंडक में भी आप खबर सुनते होंगे कि कई लोगों की मृत्यु हो गई ठंडक की वजह से। तो बहुत ज़्यादा ठंडी और बहुत ज़्यादा गर्मी हम नहीं झेल सकते हैं। हमें एक संतुलित तापमान चाहिए, और वो संतुलित तापमान हमारा निर्जीव घटक है। ठीक है।
मतलब वो जो तापमान है उसके अंदर जान नहीं है, पर फिर भी वो हमें ज़िंदा रहने के लिए मदद करता है। जैसे कि पानी है, रोशनी है, इनके अंदर खुद की कोई जान नहीं है, पर ये हमें ज़िंदा रहने में मदद करते हैं। फिर चौथा नंबर पे है वायुमंडल। वायुमंडल वायुमंडल मैंने आप लोग को बताया कि एक नीले रंग की कंबल जैसी होती है पृथ्वी के चारों ओर, जिसमें कुछ ऐसी अच्छी अच्छी गैसेस हैं जो हमें ज़िंदा रहने में, अच्छे से सांस लेने में मदद करती हैं और हमारे पेड़ पौधों को भी खाना बनाने में मदद करती हैं। इसीलिए वायुमंडल वो निर्जीव हिस्सा है हमारे पर्यावरण का, जो हमारे जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आता है अधस्तर। अधस्तर क्या होता है? जब हम ज़मीन पर चलते हैं, आपने मिट्टी देखी होगी, उसको हल्का सा आप हटा दो, ऊपर से हटा दो, तो वो जो नीचे की जो नई नई पपड़ी जैसी आती है ना मिट्टी, उसको हम लोग बोलते हैं अधस्तर। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं जो कि हमारी मिट्टी की जो सेहत है उसके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। और जब हम लोग पौधा उगाते हैं तो वो ज़मीन के अंदर जा कर के, जड़ों के अंदर जा कर के, वो उसको उगने में, जब पौधे की जो जड़ है वो मिट्टी के उस स्तर पे पहुंच जाती है जहाँ पर ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, तो उसको इनसे जो है वो न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिशन को मतलब कह सकते हो पोषण मिलता है। जैसे हम लोगों को खाना खा के ताकत मिलती है ना, वैसे मिट्टी की ताकत इन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से है। वो कहाँ पनपते हैं? वो मिट्टी की जो पहली परत है उसके थोड़ा सा अंदर वाली परत पे उगते हैं। इसका एक डायग्राम बना देती हूँ। मान लो ये हम लोगों का पार्क है, ठीक है। ये गुलाबी वाली जो ये मिट्टी की सतह है जिस पे हम लोग चल रहे हैं, ये मान लो तुम हो, ठीक है, तुम खड़े हो यहाँ पर या खड़ी हो यहाँ पर, और उसके बाद ये पहली सतह है जिस पे हम लोगों ने पैर रखा है। इसके बाद अगर हम इसको खोद दें, ठीक है, एक मिनट रुको, थोड़ा सा डायग्राम में प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर हम इसे खोद दें, ठीक है, ये वाली खोद के हटा दें, तो यहाँ पर इस जगह पर जो नीला नीला हमने रंगा है, इस जगह पर जो मिलता है उसे हम लोग अधस्तरा बोलते हैं, इंग्लिश में स्ट्रैटम बोलते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे छोटे छोटे, आप कह सकते हो, जीवाणु मिलते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं हमारे जीवन के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए। जो कुछ गिर जाता है ज़मीन पे कभी, उसको ख़त्म करने के लिए, मिलाने के लिए ज़मीन में, ये छोटे छोटे जो जीवाणु हैं वो मदद करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने निर्जीव घटक सारे पढ़ लिए, प्रकाश, वर्षा, तापमान, वायुमंडल, अधस्तरा, ठीक। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे सजीव घटक। सजीव घटक के बारे में, हरे पौधे और जंतु, दो बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं इसके। हरे पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये अभी हम लोगों ने देख लिया कि अगर जीव ना रहें तो हम अपने लिए भोजन तैयार कर ही नहीं सकते हैं। हम पौधों पर निर्भर हैं खाने के लिए, ठीक है। कोई ना कोई, अगर आप सोचो कि जो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों को मार कर खा लेते हैं, लेकिन वो जो जानवर हैं जो किसी और जानवर को मारकर नहीं खाते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, वो कैसे ज़िंदा हैं? वो पेड़ पौधों पे तो ज़िंदा हैं। तो अगर आप जंगल में देखो, हिरन है, ठीक है, हिरन का शिकार तो शेर कर लेता है, बट हिरन क्या खाएगा? तो वो क्या खाते हैं? वो लोग पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर हैं। और अगर हम लोग जानवर खा सकते हैं, कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो मांसाहारी होते हैं और वो जानवर और दूसरे जानवरों का मांस खा कर के ज़िंदा रह सकते हैं, पर वो जिन जानवरों का मांस खा रहे हैं वो पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, तो हम इनडायरेक्टली हम लोग भी पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। इसीलिए हम लोगों को पेड़ पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। उसके बाद जंतु। पेड़ पौधों वाला एक बार फिर से बता देती हूँ। मान लो ये घास है, ठीक है। अब कोई एक बड़ा जानवर है जो इस घास को खा रहा है, फिर कोई उससे भी बड़ा जानवर है, ठीक है, जो इस जानवर को खा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर मान लो मानव है,
हम लोग हैं, ठीक है। तो मानव क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग इंसान हैं, हम लोग या तो घास को खाएंगे या तो हम लोग इन जानवरों में से किसी एक जानवर को खाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इस जानवर को खा रहे हैं जो गुलाबी रंग वाला जानवर है, अगर हम इसको खा रहे हैं तो भी इसका मतलब गुलाबी रंग वाला जानवर जिंदा रहने के लिए ये नीले रंग वाला जानवर जिंदा रहना ज़रूरी है, और नीले रंग का जानवर जिंदा रहने के लिए ये हरा पौधा जिंदा रहना ज़रूरी है। तो हम फिर घूम कर आ गए हरे पौधे पे। और अगर हम जानवर खाते ही नहीं हैं, हम मांसाहारी हैं ही नहीं, हम सिर्फ शाकाहारी हैं, तब तो हमको वैसे भी पौधे पर निर्भर रहना है। तो कुल मिला के बात ये समझ में आई कि अगर पौधा ना रहे, ये हरा पौधा ना रहे, तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। और हरे पौधों को जो जिंदा रखता है वो क्या है, सूरज, ठीक है। अगर सूरज ना हो तो ये हरा पौधा जिंदा नहीं रहेगा। तो हम लोग सूरज पर भी निर्भर करते हैं, हम लोग इस हरे पौधे पर भी निर्भर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हरे पौधे के बारे में। अब हम लोग जंतु के बारे में समझ लेते हैं। जंतु के बारे में आप ये समझ लीजिए, जितने भी अलग अलग जानवर हैं, कीड़े मकोड़े भी उसमें शामिल आप कर सकते हो, वो सब एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, ठीक है। हमारे इस पृथ्वी पे अनगिनत असंख्य जानवर हैं। इसमें हम सिर्फ बड़े जानवर को नहीं गिन रहे हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, हम सारे छोटे कीड़े मकोड़े, ऐसे कई सारी चींटियाँ, बंदर, पक्षी, चिड़िया, इतने सारे जीव हैं जिनके बारे में हमने शायद सुना भी नहीं हो, लेकिन वो इस दुनिया में हैं। और बहुत सारे वैज्ञानिक उनके बारे में खोज करके पता भी लगाते रहते हैं। वो सब आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। अगर उसमें से एक भी ख़त्म होने लगा तो हम सब पर उसका असर पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों को अपने आसपास के पर्यावरण में जितने भी जानवर, कीड़े मकोड़े हैं, उन सब का ख्याल रखना चाहिए। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल करके हम देख सकते हैं, डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि मान लो यहाँ पर एक जानवर है, ठीक है, फिर ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक। अब यहाँ पर ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये पहला वाला जो है वो दूसरे पर निर्भर करता है, दूसरा वाला तीसरे पे, तीसरा वाला चौथे पे, चौथा वाला पांचवें पे, पांचवा वाला पहले पे। अगर इसमें से एक भी गायब हो गया, ठीक है, तो बाकी सब पे इसका असर पड़ता है। इसीलिए हमें सारे जितने भी हमारे गोले में जितने भी थे उन सब का ख्याल, ये जो पूरे गोले में जितने भी लोग थे, अभी देखो आप तीसरा और चौथा गायब हो गया है ना, तो ये पांचवे वाले को कहाँ से मिल रहा है, ये जो काला तीर आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है हमें पता ही नहीं। तो इसका मतलब कि अगर इसमें से एक भी जानवर को नुकसान पहुंचता है या वो हमारे इस पर्यावरण में हट जाता है तो इसका प्रभाव हम पर पड़ेगा, ठीक है। और इसका प्रभाव हम पर खराब पड़ेगा, अच्छा नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों को अपने सारे जो पर्यावरण में जीव जंतु जानवर हैं उन सबका ख्याल रखना चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी भी जीव को हानि पहुँचे या वो गायब या विलुप्त होने लगे, ठीक है। तो हमने पर्यावरण के बारे में भी पढ़ लिया। अब ये आप लोगों का चैप्टर ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स और जो भी नहीं समझ में आया है उसके बारे में मैं एक दूसरा वीडियो फिर से बनाऊंगी, तो उस वीडियो में हम लोग और डिटेल में इसको समझ सकते हैं। ये पहली बार में समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन था, इसकी और डिटेलिंग मैं दूसरे वीडियो में कर सकती हूँ। अगर आप चाहोगे तो हमें आप बता दीजिएगा, तो हम उसका दूसरा वीडियो भी उन टॉपिक्स पे बना देंगे जो इसमें आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। अब ये ख़त्म हो रहा है लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।